चैनल पे आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों ने सारे वीडियोस पुराने स्टॉक मार्केट के देख लिए होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग आखिरी पोर्शन कवर करने जा रहे हैं विच इज़ ऑन पेज नंबर 6.9 एंड पेज नंबर 6.10। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट, दैट इज़ लिमिट ऑर्डर। दिस वर्ड इज़ वेरी कॉमन इन स्टॉक मार्केट एंड इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू ब्रोकर। मैंने आपको एजेंट जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था कि मोतीलाल ओसवाल इज़ अ बिग ब्रोकर इन शेयर मार्केट, लोगों के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से इफ़ आई एम डूइंग शेयर ट्रेडिंग, तो मैं भी एक ब्रोकर को अपॉइंट करूंगा। ठीक है, और शेयर ट्रेडिंग में होता क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, नाउ इफ़ आई वांट टू बाई अ शेयर ऑफ सो एंड सो कंपनी, XYZ कंपनी, तो मेरे दिमाग में बैकएंड में एक प्राइस फिक्स होती है कि ये जो शेयर ट्रेड हो रहा है, अगर उसका भाव 50 रुपीज़ हो जाए तो मुझे ये ख़रीद लेना है। तो नाउ मैं तो एज अ प्रोफेशन, मेरा तो टीचिंग का काम है, मैं कोई फुल टाइम शेयर ट्रेडिंग नहीं करता, ये तो मैं अदर इनकम जनरेट करने के लिए शेयर ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो मैं लेके नहीं बैठूंगा कि प्राइस कितना हो गया, प्राइस कितना हो गया, हर मिनट को मेरे को चेक करना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सेट अ लिमिट ऑर्डर एंड आई टेल माई ब्रोकर कि भाई मुझे शेयर परचेज करने हैं, लेकिन अगर वो शेयर की प्राइस 50 हो जाए तो तू उसे ख़रीद लेना। तो मेरा ब्रोकर क्या करेगा, उसके सिस्टम के अंदर मेरी लिमिट ऑर्डर सेट करेगा कि मिस्टर अब्बास सर का बाइंग लिमिट ऑर्डर क्या है कि अगर प्राइस 50 हो जाए तो इतने शेयर्स अब्बास सर के नाम परचेज़ कर लेने हैं। उसी तरीके से इफ़ आई एम गोइंग टू सेल माई शेयर्स, जो कि अभी 100 रुपीज़ पे डील हो रहे हैं, मुझे पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 120 तक पहुँचेंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो मैं मेरे ब्रोकर को क्या बोलूँगा कि भाई मुझे मेरे शेयर्स बेचने हैं, जब उसका भाव 120 हो जाए तो उसको सेल कर देना। तो मेरा ब्रोकर क्या करेगा, लिमिट ऑर्डर फॉर सेल्स बुक कर देगा। जब भी वो शेयर 120 रुपये हो जाएगा, मेरा ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, ब्रोकर थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली लिमिट ऑर्डर इज़ एन इंस्ट्रक्शन विच इज़ गिवन टू ब्रोकर फॉर बाइंग एंड सेलिंग द शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। अगर मुझे बाइंग प्राइस अच्छी मिल गई 50 रुपया या तो उससे कम, तो मेरा ब्रोकर परचेज़ कर लेगा, और मुझे अगर सेलिंग प्राइस मिल गई, ज़्यादा मिल गई, तो वो मेरा ब्रोकर सेल कर देगा मेरे लिए। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिक्विडेशन विच मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। इट इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस। लिक्विडेटर्स आर अपॉइंटेड फॉर दिस प्रोसेस। कंपनी की एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं और लाइबिलिटीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं। जितने भी एसेट्स का पैसा कलेक्टिव अमाउंट इकट्ठा होता है, उसको हम लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ करने में यूज़ करते हैं। जो भी सिक्योर्ड लोग होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, इन लोगों को असेट से पैसा पहले मिल जाता है, और जो भी अनसिक्योर्ड रहते हैं, लाइक कमर्शियल पेपर्स मैंने एग्जांपल लिया था, उन लोगों को अगर पैसा बचा तो ही मिलेगा, बाकी उन लोगों को फिर कुछ नहीं आएगा उसके हाथ में, रोना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है लिक्विडेशन का प्रोसेस। जनरली लिक्विडेशन इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग टर्म व्हेन इट इज़ रेड विथ डाइवेस्टमेंट। देखिए, लिक्विडेशन एक्चुअली कंपनी को बेचना होता है, कंप्लीटली लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, जबकि डाइवेस्टमेंट एक डिवीजन को बेचना होता है। ठीक है, रिलायंस का अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस का पेट्रोल पंप अगर नहीं चल रहा है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री रिलायंस की नहीं चल रही है, तो वो पेट्रोलियम सेक्टर अगर रिलायंस बेच दे तो वो हो गया डाइवेस्टमेंट। वो क्या हो गया, डाइवेस्टमेंट। जबकि रिलायंस पूरी लिक्विडेट हो जाए, रिलायंस की सब SBUs, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जिसको बोलते हैं, चाहे फिर रिलायंस फ्रेश हो, रिलायंस पेट्रोलियम हो, रिलायंस जियो हो, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, जो भी हो, वो सारा अगर बेच दिया जाए तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, लिक्विडेशन बोलेंगे। ध्यान रखना। अगला पॉइंट है लिस्टेड स्टॉक्स। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कंपनी के शेयर्स भी ऑनलाइन ट्रेड हो, तो फिर आपको या तो BSE या तो NSE पे अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ेगा। इतनी सिंपल सी बात है कि व्हाट्सएप अगर प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लोगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि व्हाट्सएप फ़ोन में चलता हो जाएगा। अरे भाई, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना। उसी तरीके से कंपनी खोल के बैठे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सीधा आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कंपल्सरीली गेट योर शेयर्स लिस्टेड ऑन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस सच एज NSE और BSE. So very simple, those stocks which are listed online, which can be traded online, are listed stocks. The next point is market capitalization. Actually इसकी एक फॉर्मूला है, आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू MPS
yes, it is market price per share, so it will be MPS multiply by number of outstanding shares, multiply by number of outstanding shares. I am repeating, it is MPS multiply by number of outstanding shares. Guys, अगर हम इस फॉर्मूला को इंटरप्रेट करें, इसका एक सिंपल मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी के जितने भी शेयर्स आपने इशू किए हुए हैं, लिखते हो ना बैलेंस शीट में कि भाई 5 लाख शेयर इशूड एट द रेट 10 फेस वैल्यू। अब अपने को फेस वैल्यू नहीं देखनी है, वो एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या है वो अपने को देखनी है। तो व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस पर शेयर? लेट्स से वो 10 रुपये की फेस वैल्यू का जो शेयर है वो आज मार्केट में 300 रुपीज़ में बिक रहा है, तो 300 इज़ मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर जो आपका 5 लाख था हमारे एग्जांपल में, तो आपको मिल जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। इट इज़ एक्चुअली द वेल्थ ऑफ द कंपनी, इट इज़ एक्चुअली द वेल्थ ऑफ द कंपनी। द नेक्स्ट वन इज़ म्यूचुअल फंड। सही है, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आप लोगों ने, बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन स्टिल इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। गाइस, आप लोगों का पैसा पूल हो जाता है और म्यूचुअल फंड्स का जो फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा वैसी सिक्योरिटीज़ में लगाता है, ब्लू चिप ले लो, डिफेंसिव स्टॉक ले लो, कि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहे। सो म्यूचुअल फंड का प्रिंसिपल ही ये है कि वो लोग रिस्क को बैलेंस कर देते हैं। आप लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में शायद इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, बट अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा सेफ होता है, ये कहने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। एक इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर मार्केट, वहाँ से रिटर्न आपको मिलता है। देखो, इन्वेस्टर तक वो रिटर्न चला जाता है। ऑब्वियसली बीच में म्यूचुअल फंड्स अपना भी इनकम जनरेट करता है, लेकिन आपको सेफ रखने की कोशिश करता है। दिस इज़ द फंडा ऑफ म्यूचुअल फंड्स, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट इन सच एन एरिया वेयर इन्वेस्टर इज सेफ इन फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज वन साइड मार्केट। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, और मैं दुआ करता हूँ कि ये एग्जाम्पल सच हो जाए, कि कोरोना वायरस की वैक्सीन फाइंड हो जाए और वो वैक्सीन फाइंड करने वाली कंपनी इंडियन हो, लाइक सिप्ला। तो ज़रा सोचिए कि सिप्ला का ऑनलाइन मार्केट कैसा हो जाएगा, उसकी शेयर की प्राइस कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ज़रा सोचिए, पूरी दुनिया की नज़र सिप्ला पे होती और सब लोग, जो लोग शेयर्स में डील नहीं करते, वो भी चाहते कि लाओ भाई सिप्ला के शेयर्स खरीद लेते हैं। इतनी डिमांड, लेकिन शेयर्स की सप्लाई थोड़ी होती। कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा कि सिप्ला का शेयर्स बेचने चलेगा? ऑलरेडी उसकी प्राइस जंप हो रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, कौन खुद को लॉस में डालने की कोशिश करेगा? कोई नहीं। सप्लाई बहुत कम हो जाएगा और बायर्स इतने सारे वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे कि वो मार्केट को हम बोल देंगे वन साइड मार्केट। देखिए, जब कोई मार्केट के अंदर या तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है या तो फिर बिल्कुल डिमांड नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, यू कैन कंपेयर सिप्ला वर्सेस येस बैंक, द बेस्ट एग्जांपल। तो दोनों में हम बोलेंगे कि ये कौन सा मार्केट हो गया? वन साइड मार्केट। आइदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बायर्स, आइदर लार्ज अमाउंट ऑफ सेलर्स। यहाँ पर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम वन साइड मार्केट। अगला पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कॉल एंड पुट ऑप्शन का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, पहले जाइए वीडियो देखिए, आके रिज्यूम करना। और अगर आप लोगों ने देख लिया है, चिंता मत करिए, आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी, जब आप ऑप्शंस खरीद लेते हो लाइक कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस, लेकिन फिर फ्यूचर में सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि आपको वो ऑप्शन ना एक्सरसाइज करने में ही भलाई है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। Let's take an example कि you want to buy a house property for 50 lakhs but you don't have the funds right now। 50,000 आपने प्रीमियम भर के कॉल ऑप्शन बाई कर लिया एट 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़। अब ये आपने डिस्कस कर लिया सामने सेलर से कि भाई 3 महीने के बाद मैं चाहूँ तो मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूँ, 50 लाख पे तुझे मेरे को देना पड़ेगा। सो यू एज अ बायर कैन बाई फॉर 50 लाख रुपीज़ बाई पेइंग 50,000 राइट नाउ एज अ प्रीमियम। ठीक है, अब 3 महीने के बाद अगर वो घर की कीमत 30 लाख हो जाए, 30 लाख रुपया, तो क्या आप उसको स्ट्राइक प्राइस 50 लाख रुपीज़ पे एक्सरसाइज करना चाहोगे? क्या आप 30 लाख का मकान 50 लाख में ख़रीदना चाहोगे? क्या आप बेवकूफ़ हो? हाँ मत बोलना, आप नहीं हो, सीए स्टूडेंट्स हो, आप जानते हो कि 20 लाख का नुकसान हो जाएगा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ना करने में ही बेहतर। तो इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, द सिचुएशन वेयर
call and put option are not exercised. Why? Because in call option strike price is higher as compared to the stock price. हमारी स्टॉक प्राइस क्या है 30 लाख और स्ट्राइक प्राइस क्या है 50 लाख, तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और उसी तरीके से पुट ऑप्शन में भी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एग्जैक्टली वाइस वर्सा, एग्जैक्टली वाइस वर्सा। सो एक्सरसाइज ना करना इज कॉल्ड आउट ऑफ द मनी। डायग्राम अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम के अंदर हमने स्ट्राइक प्राइस नक्की कर दी थी $40 ऑफ सम स्टॉक, ठीक है। मतलब हम फ्यूचर में $40 पे ये स्टॉक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है, हम बाइंग का देखेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आउट ऑफ द मनी की लाइन देखो कहाँ है, नीचे से जा रही है। मतलब ये जो रेड कलर का मार्केट प्राइस है, मतलब स्टॉक प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से कम है। हमको स्टॉक 20-30 में मिल रहा है, जबकि हम 40 क्यों देना चाहेंगे? तो ये जो 20, 30 और 40 तक जा रहा है ना, 40 के नीचे, इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। अगर स्ट्राइक प्राइस 40 होती और स्टॉक प्राइस भी 40 होती तो हम उसको एट दी मनी बोलते, और अगर हम ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते तो वो इन द मनी वाला कंसेप्ट हो जाता। समझ में आया? ये डायग्राम को आप अच्छे से समझना, रिवाइंड कर देना अगर आपको समझ में ना आया हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट है पोर्टफोलियो, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं प्री ओपनिंग सेशन। मैंने आपको कल ही बताया था कि 9:15 बजे ट्रेडिंग टाइम शुरू होता है, लेकिन 9 to 9:15 इज़ प्री ओपनिंग सेशन, 15 मिनट का, जहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि आज का मार्केट कैसा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये 15 मिनट में आप ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली ट्रेडिंग जो शुरू होता है दैट इज़ आफ्टर 9:15। ये 15 मिनट के अंदर आप ये जो अप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज मार्केट कैसा होने वाला है, डाउन जाने वाला है कि अप जाने वाला है। ये इन्वेस्टर्स जो फुल टाइम इन्वेस्टमेंट में लगे होते हैं, जिन लोगों को शेयर मार्केट की बहुत नॉलेज होती है, वो लोग जज कर पाएंगे। हम और आप जैसे लोग खाली कंसेप्ट जान सकते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन सिलेबस में भी नहीं है और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको कोई पूछे प्री ओपनिंग सेशन कितने मिनट का, तो जवाब क्या देना है, ओनली 15 मिनट्स, 9 to 9:15 AM इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एक्चुअली फॉर्मूला है इसके लिए, दैट इज़ MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर। आपकी एक शेयर की प्राइस बाहर मार्केट में क्या है, ट्रेड कितने में हो रहा है, डिवाइडेड बाय आपकी अर्निंग पर शेयर क्या है। अब कंसेप्ट के लिए EPS भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली EPS निकलता कैसे है, इट इज़ पैट अपॉन नेटवर्थ, इट इज़ पैट अपॉन नेटवर्थ, दैट इज़ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आपका नेटवर्थ। नेटवर्थ मैंने आपको समझा दिया है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स एंड सारी एसेट्स एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स माइनस ऑल टाइप ऑफ लायबिलिटीज़। ये जो भी अमाउंट आई दैट विल बी योर नेटवर्थ। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब सारे सेल्स इनकम हमने बुक कर लिए, हमने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, टैक्स भी हमने भर दिया, तो जो बाद में प्रॉफिट बचा दैट इज़ कॉल्ड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जब आप नेटवर्थ के साथ डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा EPS। ये EPS को MPS के साथ फॉर्मूला में रख के, दैट इज़ MPS बाई EPS, जो आपको मिलेगा वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सर इसका मतलब क्या है? तो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 150 रुपीज़ होता, बुक में नोट डाउन कर सकते हो। MPS आपका 150 होता, मतलब एक शेयर 150 रुपये में ऑनलाइन अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय आपका EPS बुक्स के हिसाब से 10 रुपया होता, 10 रुपीज़। सो व्हाट वुड बी द P रेशियो, इट इज़ 15, 150/10, ठीक है। तो ये मतलब क्या हुआ P रेशियो का? इसका मतलब ये हुआ कि आप अर्निंग्स के 15 गुना ज़्यादा भाव देने के लिए रेडी हो। आपका अर्निंग 10 रुपया है, लेकिन आप 15 गुना ज़्यादा देने के लिए रेडी हो ऑनलाइन, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 150 रुपीज़। दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो। नेक्स्ट इज पुट ऑप्शन विच विल बी योर होमवर्क। वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी सिंपल। आप लोगों ने CA क्यों किया है, ये जानकारी किया है कि एक बार CA कंप्लीट हो जाओगे, आपकी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तो स्टार्टिंग होगी। रैंक लेके आए तो फिर अलग ही लेवल पे आप तो भूल ही जाओगे मुझे। तो अब्बास सर कौन थे, क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब आप अपनी ही दुनिया में हवा में उड़ोगे कि याद रखोगे। यस, डेफिनेटली याद रखोगे। लेकिन इसका मतलब है आप अपने इन्वेस्टमेंट पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। जो भी आप CA की फ़ीस पे करते हो, जो भी कोचिंग क्लास की फ़ी पे करते हो, वो सब रिकवर हो जाने वाली है शायद 1 ही साल में, अगर आपने अच्छे से CA कंप्लीट कर लिया।
तो दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी आप इन्वेस्टमेंट, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, वहाँ से अगर आपको कोई अच्छा खासा रिटर्न मिलता हो, चाहे जितना भी मिलता हो, उस रिटर्न को हम क्या बोलेंगे? ROI। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने 100 रुपीज़ का एक शेयर बाई कर लिया और एनुअली आपको 5 रुपया डिविडेंड मिलता है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया वेरी सिंपल। योर डिविडेंड इज़ 5 डिवाइडेड बाई योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5% इज़ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर बुक्स। आई एम मूविंग फर्दर। रिस्क इज़ अगेन योर होमवर्क। बहुत टाइप के रिस्क मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑलरेडी, बिजनेस रिस्क जब मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटीज़, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस वगैरह सब इसमें कवर हो जाएंगे। स्ट्राइक प्राइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या हुआ? द प्राइस एट विच द स्टॉक विल बी सोल्ड इन द फ्यूचर इफ़ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। समझ में आ रहा है? हमारे वो प्रॉपर्टी वाले एग्जाम्पल में 50 लाख वॉज द स्ट्राइक प्राइस। दैट इज़ वेरी सिंपल। इस एग्जाम्पल में जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, देखो बायर क्या बोल रहा है, कॉल बायर, हे आई एम एक्सरसाइजिंग माई कॉल ऑप्शन, गिव मी दैट स्टॉक। मतलब ये कॉल बायर था, इसके पास कॉल ऑप्शन था, तो वो ऑब्वियसली डिमांड करेगा, बाई करना चाहेगा वो स्ट्राइक प्राइस पे। और कॉल सेलर क्या बोल रहा है? नो प्रॉब्लम, पे मी द स्ट्राइक प्राइस। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी हमारे एग्जाम्पल में 50 लाख का जो नक्की हुआ था ना स्ट्राइक प्राइस, तो वो तो पे करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। सो दिस इज ऑल द डिस्कशन बिटवीन द कॉल बायर एंड द कॉल सेलर, ठीक है। अगला पॉइंट भी आप समझ सकते हो अपने आप। स्टॉक का मतलब सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट वाला ज़माना चला गया, डीमेट अकाउंट वाला ज़माना आ चुका है। स्टॉक्स मतलब आप इक्विटी ले लो, आप प्रेफरेंस ले लो, सारे स्टॉक्स के ही एग्जांपल है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक स्प्लिट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कंसेप्ट। अगर आप लोगों ने बोनस शेयर्स का कंसेप्ट सही से सुना होगा तो स्टॉक स्प्लिट समझ में आ जाएगा। लेट्स से यू आर हैविंग वन शेयर, यू आर हैविंग वन शेयर ऑफ 10 रुपीज़। टोटल वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़ की, ठीक है। एक शेयर 10 रुपये का आपके पास पड़ा है। मी एज अ कंपनी डिसाइड्स स्टॉक स्प्लिट, मैं अपने स्टॉक को स्प्लिट करना चाहता हूँ, इंक्रीज़ करना चाहता हूँ इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब जिनके पास एक शेयर है अब वो 2 शेयर हो जाएंगे। तो आपके पास एक शेयर था, अब कितने शेयर हो गए? 2 शेयर। लेकिन उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? क्या आप 2 × 10 20 करोगे? ना जी ना, अब हो जाएगा 2 × 5, क्योंकि मैंने शेयर्स डबल किए हैं, आपको उसकी प्राइस आधी करनी पड़ेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक स्प्लिट। बेसिकली मैं वापस से बोल रहा हूँ, शेयर प्राइस डाउन हो जाती है स्टॉक स्प्लिट्स की वजह से। इसका एक भी रीज़न भी ये है क्योंकि मार्केट में शेयर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है, और जब प्राइस कम होगी तभी लोग शेयर बाई करेंगे, तो तभी स्टॉक अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट ऑफ स्टॉक स्प्लिट। बोनस शेयर्स मैंने समझाया था, तब यही बात डिस्कस हुई थी। आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ थिन मार्केट विच इज़ ऑल्सो नोन एज नैरो मार्केट। यहाँ पर इतने बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे बहुत कम बायर्स हैं मार्केट के अंदर। पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कोई इतना सप्लाई नहीं है, इतना डिमांड नहीं है। मार्केट बहुत ही थिन है, इसका मतलब आज बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में इतना ट्रेडिंग ही नहीं हुआ है। नंबर ऑफ़ बायर्स एंड नंबर ऑफ़ सेलर्स बहुत कम है। मे बी ये कोई कंपनी के लिए हो सकता है, लेट्स से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए हो सकता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज़ के लिए हो सकता है। ऐसी कंपनीज़ जिसके मार्केट में इतना अभी उछाल जिसको बोल सकते हैं, जंप नज़र नहीं आ रहा है, लोग उसके शेयर्स परचेज करना नहीं चाहते हैं, उसके मार्केट को हम बोलेंगे थिन मार्केट। इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट एज़ कम्पेयर टू वन साइड मार्केट। वन साइड मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स या तो सेलर्स हुआ करते थे, यहाँ पर इतने ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स नहीं होंगे। और क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स नहीं है अवेलेबल, शेयर प्राइस भी बहुत ही फ्लक्चुएट होती रहेगी, बहुत ही वॉलेटाइल होगी। प्राइस वॉलेटिलिटी का मतलब प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ही ज़्यादा होंगे। एक प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चली जा सकती है, एक प्राइस बहुत ज़्यादा अप भी चली जा सकती है, क्योंकि उतने बायर्स एंड सेलर्स है ही नहीं मार्केट के अंदर। जबकि अगर जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर सेलर्स हैं, कुछ एवरेज प्राइस निकल के आती है, उसके थोड़े ही अप डाउन प्राइसेस रहती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। तो थिन मार्केट के अंदर ऑलवेज़ याद रखना, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल नहीं है, प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी एज़ कम्पेयर टू दी थिक मार्केट। अगला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है। ट्रेडिंग सेशन 9:15 से लेकर 3:30, जब ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस डिस्कस हुआ था, मैंने वहाँ पर ही ये आपको पॉइंट समझा दिया था। आपको अगला पॉइंट मिलेगा यील्ड। यील्ड भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। यील्ड की डेफिनेशन आप देख सकते हो, कैपिटल गेन यील्ड मैंने जब पढ़ाया था तब कवर हो गया था। अगला पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, यील्ड टू कॉल। फाइनल लेवल पे और क्लियर हो जाएगा।
फाउंडेशन लेवल पे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है समझना, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए। यील्ड टू कॉल मतलब कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जो बीच में हम उसको मंगवा सकते हैं वापस। लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई मैं कंपनी हूँ, मुझे पैसा चाहिए, तो आप लोगों ने मुझे पैसा दिया और मैंने आपको सामने बॉन्ड दिया विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। बीच में मैं आपके पास से वो बॉन्ड वापस मंगवा सकता हूँ, मैं आपको पैसे आपके वापस दे दूँगा। और ये बॉन्ड को मैच्योरिटी के पहले मंगवा लिया मैंने, है ना, जल्दी मंगवा लिया ना, कॉलेबल बॉन्ड था, मैं मंगवा सकता हूँ बीच में, तो मैंने वापस आपके पास से ले लिया। जो आपको अर्निंग्स हुई उसको हम बोलेंगे यील्ड टू कॉल। इसका मतलब बॉन्ड जल्दी मंगवा देने से जिसके पास बॉन्ड था उसको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला, क्या फ़ायदा उसको हुआ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यील्ड टू कॉल। आखिरी टॉपिक ज़ीरो कूपन बॉन्ड। कैसे ये बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से अलग है, दूसरे बॉन्ड कैसे वर्क करते हैं। लेट्स से एक बॉन्ड 100 रुपीज़ का है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा 3 साल तक, ठीक है, 3 साल के बाद वो रिडीम हो जाएगा। सो कैसे कैलकुलेशन करें। सबसे पहले आपको 100 रुपया दे के बॉन्ड खरीद लेना है। सो योर आउटफ्लो इज़ -100, और एक्चुअली आउटफ्लो इज़ 100 माइनस नहीं, ठीक है, आपका फ्लो -100 बोल सकते हैं, आउटफ्लो तो ऑलरेडी आउट ही है तो फिर उसको माइनस साइन में नहीं बोल सकते। आपके 100 रुपये गए जेब से, ठीक है। अब आपको ईयर नंबर 1 में 10 रुपया मिलेगा, ईयर नंबर 2 में 10 रुपया मिलेगा, एंड ईयर नंबर 3 में 10 रुपया मिलेगा, प्लस आपको अपने 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। सो आपको ओवरऑल 100 + 30 दैट इज़ 130 रुपीज़ रिकवर हुए। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स कैसे वर्क होते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स आपको 100 रुपये में नहीं मिलेंगे, वो आपको सस्ते मिल जाएंगे, लेट्स से 70 रुपीज़ में मिल गए। तो आप जब बॉन्ड खरीदने जाओगे आपको 100 नहीं देने हैं, 70 रुपीज़ दे देने हैं, बॉन्ड मिल जाएगा। 3 साल के बाद वो 100 रुपीज़ पे रिडीम हो जाएगा। तो पहले आपने 70 पे किए एंड देन आपने 100 रिकवर किए, तो नेट गेन कितना हुआ 30। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 100 रुपया देने के बाद 130 वापस मिल रहा है, तो फिर 30 वैसे गेन हो रहा है। और ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स में पहले 70 पे कर रहे हो, फिर मैच्योरिटी पे 100 मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं थक गया हूँ बोल बोल के भाई। चिंता मत करिए, अगर कोई डाउट नहीं है फिर भी कोई टेंशन नहीं है। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से चालू रखना। अब बहुत ही क्रिटिकल टाइम शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। मई महीना बैठ जाएगा थोड़े टाइम के बाद और फिर जून में आपकी एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, स्टे होम, बाहर मत निकलना। थैंक यू।